हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, हम ऑब्वियसली भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से जानते हैं हम भारत के बारे में। दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो भाषा का प्रवाह है वो ज़्यादा कर दिया गया है। तो चलिए मैं इसे आपको ठीक से समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है भारत जो है ना, उसका बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में देखिएगा ना तो पूरे वर्ल्ड में 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसके ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है उत्तर में, इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ अगर आप देखिएगा तो आपको मैं पेन से दिखा देता हूँ। ये हमारा प्यारा प्यारा भारत देश हो गया। ठीक है, इसके उत्तर में अगर हम ये वाला इलाका देखें ना, यहाँ पे ये वाला पूरा ये वाला एरिया जो है ना, वो हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, और बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर है। एक तो इतना बड़ा शिखर है कि विश्व में सबसे बड़ा शिखर है। ठीक है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। हालांकि वो भारत में नहीं है, नेपाल बीच में, देखिए ये नेपाल पड़ जाता है। ठीक है, ये नेपाल पड़ जाता है, तो वहां पे माउंट एवरेस्ट है। लेकिन हमारे भारत देश के उत्तरी छोर में पूरा का पूरा हिमालय पर्वत की श्रेणी है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात कही गई है कि ये हमारा प्यारा भारत हो गया और इसके पश्चिम में, मतलब इस एरिया में देखिए, ये पश्चिम वाला एरिया है, यहाँ पे हमें अरब सागर देखने को मिलता है। ये पूरा जो एरिया है ना, पानी वाला एरिया, समुद्र है, ब्लू ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अरब सागर है। इसको हम लोग अरेबियन सी कहते हैं। ठीक, भारत के पूर्व में क्या है, अब देखिए, ये आपका पूर्वी वाला इलाका हो गया। यहाँ पे जो समुद्र है इसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम भारत के दक्षिण में जाएं तो यहाँ पे भी एक समुद्र है, इसको हम लोग इंडियन ओशन कहते हैं, यानी हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, यही बात लिखी गई है। यहाँ बताया गया है कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों, इसमें पहली बात तो कही गई है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, भारत का जो एरिया है ना, वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, तो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, इसमें एक और बात कही गई है जो समझने वाली है। यहाँ कहा गया है कि कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, पेन ले लेता हूँ। ये आपका पहले ना, ये कश्मीर था, तो पहले सबसे उत्तरतम बिंदु कश्मीर को माना जाता था, हालांकि अब तो लद्दाख हो गया है। तो लद्दाख से लेकर के पूरा आपका यहाँ पे कन्याकुमारी है दक्षिणतम बिंदु। और ये जो मैंने लाइन खींचा ना, इसकी अगर आप लंबाई निकालेंगे तो ये 3200 किलोमीटर तक होगी। ठीक है, 3200 किलोमीटर। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक अगर आप इसका विस्तार निकालेंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम इसका कच्छ तक विस्तार निकाले, लंबाई निकाले, मैंने जो अभी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक एक लाइन खींची, अगर हम इसका लंबाई निकालेंगे ना तो ये 2900 किलोमीटर के लगभग आएगा। तो इतने बड़े एरिया में हमारा जो भारत है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बात कही गई है। चलिए देखते हैं यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत अधिक भिन्नता है। दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि हमारा जो प्यारा भारत है ना, वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मरुस्थल भी है, उत्तरी मैदान भी है, असमान पठारी सतह भी है और तटीय भाग भी है। तो चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। बिना मैप में देखे हम लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे कि कौन कहाँ पे है। ठीक, तो दोस्तों पहले तो इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो अगर आप भारत के उत्तरी वाले इलाके में देखिएगा ना, ये वाला इलाका, तो यहाँ हम देखेंगे कि भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। और ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ उत्तरी भाग में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आपको इस एरिया में भी पर्वत दिखाई देंगे, इस एरिया में भी पर्वत दिखाई देंगे। ठीक, बीच में यहाँ सतपुड़ा पर्वत दिखाई देगा। ठीक, इसके साथ साथ ये जो उत्तर पश्चिम है, हिमालय जो है ना अरुणाचल प्रदेश से इस तरह से मुड़ जाता है, तो इस एरिया में भी आपको बहुत सारा पर्वत दिखाई देगा। ठीक है, तो भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में मरुस्थल भी है। तो ये राजस्थान वाला जो इलाका है ना, इसके अगर पश्चिमी इलाके को अगर आप देखिएगा, ये वाला इलाका, तो यहाँ पूरा मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब है रेगिस्तानी इलाका। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है, इसके वजह से वहाँ मरुस्थलीय इलाका बन गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत है, साथ में भारतीय महामरुस्थल है, इसके साथ साथ उत्तरी मैदान है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये वाला इलाका, ये वाला इलाका अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ना बहुत सारी नदियाँ जो ऊपर पर्वत है वहां से नीचे गिरती है, और नदियाँ जो है इस तरह से बहती है, यहाँ से इस तरह से बहती है और इस बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक, तो नदियाँ अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, अवसाद वगैरह लेकर के आती है। ठीक, और इस इलाके में जमा कर देती है। बाढ़ वगैरह जब आता है तो मिट्टी को अपने तटीय प्रदेशों में पूरा फैला देती है। ठीक, तो इसी वजह से ये जो इलाका है ना वो मैदानी इलाका बन गया है। ठीक, एकदम समतल इलाका बन गया है, और यहाँ नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से यहाँ इतना उपजाऊ है ना वो मिट्टी कि वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से फसल उगाए जाते हैं, बहुत बढ़िया खेती होती है। इसीलिए लोग भी वहाँ बहुत रहते हैं। एक तो नदी है, दूसरा उपजाऊ इतना है कि खेती बढ़िया बहुत होती है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है ना, तो इसी उत्तरी इलाके में है। ठीक है, एक बात और कही यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में द्वीप समूह भी है। तो कहाँ पर द्वीप समूह है, ये देखिए, ये वाला जो इलाका ना है ना, ये भी भारत में ही आता है। इसको हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये वाला इलाका, यहाँ पर भी द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप है, चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं। बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर गर्मियों में। ठीक है, और सर्दियों में भी जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे पर्यटन स्थल माने जाते हैं ये द्वीप समूह। ठीक, ये लक्षद्वीप समूह है, ये भी भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद और कहा गया है कि ये सब तो है ही है भाई, यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं।
तो जितने अलग-अलग तरह के स्थलाकृति हमें देखने को मिलेंगे, पेड़-पौधे तो ऑब्वियसली अलग-अलग प्रकार के हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में अलग-अलग प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, अलग-अलग तरह की भाषा है, संस्कृति है, ठीक है? क्लाइमेट भी अलग-अलग है, जलवायु, ठीक है? लेकिन कहा जा रहा है, देखिए एक और बात यहाँ पे बताई गई थी कि तटीय प्रदेश भी है। तटीय प्रदेश तो मैं भूल ही गया था, ठीक है? डॉट बड़ा कर लेते हैं ताकि पता चले। ये देखिए ये वाला जो इलाका है ना, ये तट है हमारा। ये हमारा अरब सागर हो गया, ये हमारा तट है, पश्चिमी तट। ये वाला देखिए ये हमारा पूर्वी तट हो गया, ठीक है? ये क्या हुआ? पूर्वी तट हो गया। तो ये हमारा तटीय प्रदेश भी है, ठीक है? इसके साथ साथ पठार बोला गया है, तो चलो भाई पठार भी देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका पूरा पठारी इलाका है। अलग-अलग पठार है, यहाँ पे आप देखिएगा तो छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, यहाँ आप देखिएगा तो दक्कन का पठार मिलेगा, मतलब यहाँ मालवा का पठार आपको मिलेगा, इससे नीचे आपको दक्कन का पठार मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से अलग-अलग पठार भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? साफ सफाई कर लेते हैं भाई। देखिए अब यहाँ कहा जा रहा है इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है? तो दोस्तों किताब में कहा जा रहा है कि इतनी सारी विभिन्नताएं मौजूद है भारत देश में, लेकिन फिर भी हम लोग सब एक साथ रहते हैं। एकता है हमारे देश में, ठीक है? इतनी सारी विभिन्नताओं को छोड़ के भाषा अलग है, रहन-सहन अलग है, स्थलाकृति अलग है, कोई पहाड़ में रहता है, कोई मरुस्थल में रहता है, कोई मैदानी इलाका में रहता है, ठीक? कोई तटीय इलाका में रहता है। सबकी जीविका अलग-अलग है। कोई चाय के बागान में खेती कर रहा है, कोई चाय के बागान में काम कर रहा है, कोई जो तटीय इलाका में है वो मछली पकड़ने का काम कर रहा है, जो मैदानी इलाका में है वो खेती कर रहा है, पूरे देश को अनाज की सप्लाई कर रहा है, ठीक है? अलग-अलग काम कर रहे हैं लोग, भाषा भी अलग-अलग बोल रहे हैं। कहा जाता है कि भारत में आप 2 कोस जाइए कि नहीं जाइए, वहाँ पे भाषा ही बदल जाती है, पानी भी बदल जाती है, ठीक? लेकिन फिर भी हम एक साथ रहते हैं। जब भी कोई समस्या आती है हम एकजुट हो जाते हैं, ठीक? तो इसी को भारत में विभिन्नताओं के बावजूद भी एकता कहा जाता है। हम सभी तिरंगे के नीचे जो है सर झुकाते हैं, ठीक है? तिरंगे को प्राउड फील करके हम देखते हैं, ठीक है? तो ये हमें जो है एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है, ठीक है? और इससे पता चलता है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, ठीक? भारत की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ बताया जा रहा है कि 120 करोड़ से अधिक हो गई है 2011 के बाद से अब तक। हालांकि जनगणना तो अभी हुई नहीं है, 2027 में होने वाली है। हो सकता है हम चीन को भी क्रॉस कर जाएं और भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और किताब में तो कहा जा रहा है कि चाइना के बाद भारत जो है सबसे बड़ा देश है आबादी के दृष्टिकोण से, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है, जनसंख्या वाला देश, ठीक है? मतलब सबसे ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं चीन के बाद, ठीक है? हालांकि जनसंख्या जनगणना के बाद पता चले कि भारत में ज़्यादा है कि चाइना में ज़्यादा है, ठीक है? हो सकता है भारत में अधिक हो। तो बताने का ये मतलब था कि भारत के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो हमने जाना कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो कितना है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार है वो कितना है, भारत में किस किस तरह के स्थलाकृति पाए जाते हैं, ठीक है? भारत में एकता किस प्रकार से स्थापित है, भारत में जनसंख्या कितनी है, इन सब के बारे में हमने जाना। दोस्तों अब हम जानेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन को जाना कि
भारत का इंट्रोडक्शन क्या है। हालांकि इसके बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे इसकी स्थिति के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें, अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है कि भैया भारत के पड़ोस में कौन कौन रहता है। आप जहाँ रहते हैं आपको पता होता है कि पड़ोस में कौन कौन रहता है, तो आप भारत में रहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, इस तरह से तिब्बत, चीन वगैरह। उसके बाद हम भारत के राज्यों के बारे में भी एक नज़र डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत का राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन किस तरह से किया गया है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, भारत का भौतिक विभाजन किस तरह से हुआ है, ठीक है। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैंने जो आपको बताया ना, उनको हम बहुत डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इसका हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आप अभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको बाद में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस चैप्टर को पढ़ने में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप इस वीडियो को देखकर एकदम बढ़िया से चैप्टर को समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि लंबा वीडियो है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझने में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना आए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।